सर्कुलर टर्निंग रोड में जहाँ होता है, यानी जहाँ रोड मुड़ा होता है, वहाँ रोड के आउटर पोर्शन को इनर के रेस्पेक्ट में लिफ्टेड अप यानी ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। फिगर में जैसे दिख रहा है यहाँ पर, ये रोड सर्कुलर टर्न है, रोड का टर्निंग है। यहाँ पर ये आउटर पोर्शन, ये इनर पोर्शन हुआ, आउटर पोर्शन को इनर के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल से ऊपर उठा दिया गया। इससे फ़ायदा यह होता है कि नॉर्मल रिएक्शन इस सिचुएशन में ऑब्लिक हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड नहीं होगा, और उसका कंपोनेंट सेंटर की ओर, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेंटर होगा सर्कुलर टर्न का, उस सेंटर की ओर नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट मिलेगा, जिसके कारण इसेंशियल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्योंकि वेट mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होगा, वो बता रहे हैं यहाँ पर। आगे फिगर से फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अभी बता दें यहाँ पर। तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए सेंटर की ओर, ताकि बिना फ्रिक्शन के सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिल जाए, इसके लिए रोड को बैंकिंग किया जाता है रोड में। अब बैंकिंग जब होता है तो कहीं कहीं वो स्पीड लिमिट लिखा रहता है, कहीं कहीं नहीं, हर जगह लिखा रहता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ रोड बैंकिंग रोड में होता ही नहीं है, जैसे गांव वगैरह में रोड होता है, या कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। तो जहाँ बैंकिंग नहीं होता वहाँ गाड़ियाँ नहीं मुड़ती हैं, ऐसी बात तो नहीं है, वहाँ भी मुड़ती हैं। वहाँ फ्रिक्शन की सहायता से मुड़ती हैं। फ्रिक्शन सर्कुलर टर्निंग के लिए इसेंशियल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। बाकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन का रोल हो, अलग बात है, लेकिन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए बैंकिंग जब रहता है और उस लिमिट से, जो स्पीड लिमिट दिया गया, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर दिया गया, तो 20 किलोमीटर पर आवर से जो गाड़ी चलेगा वह बिना फ्रिक्शन की सहायता से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन उसको मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स। लेकिन 20 से अधिक और 20 से कम चलेगा तो फिर फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी, बैंकिंग में भी, और बिना बैंकिंग की तो फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 सिचुएशन बन रही है यहाँ। एक सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन के, स्पष्ट विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के, तो जो लिमिट दिया गया उतने ही स्पीड से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन थियोरेटिकली बात हो रही है। दूसरी बात, सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन, सर्कुलर टर्निंग विथ फ्रिक्शन, नॉट बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड नहीं हुआ है उसमें, तो फ्रिक्शन की सहायता से। दूसरा केस। तीसरा केस होगा सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन, मतलब दोनों होगा, क्योंकि स्पीड लिमिट से अधिक या कम होने पर, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट यदि दिया हुआ है, एज्यूम कर लीजिए कहीं पर, तो उससे अधिक स्पीड या उससे कम स्पीड होने पर भी फिर फ्रिक्शन का रोल होता है उसमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं इसमें। पहले इस केस में देखिए, फर्स्ट केस में ये व्हीकल जो है ये इसी प्लेन पर है, व्हीकल ऐसे है, व्हीकल थोड़ा सा इसको प्लेन को, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये रोड बैंकिंग है थीटा एंगल से, और ये व्हीकल हुआ, यहाँ पर एक व्हील, यहाँ पर एक व्हील सेट हो गया। ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों व्हील्स पर लगेगा, जिसका रिजल्टेंट बीच में शो कर देते हैं, ये इधर की ओर होगा, और वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर दूसरे फ्रीवेयर डायग्राम बना लें इसका। तो ये रोड, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये डायरेक्शन, इधर हुआ बैंकिंग हुआ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये रोड है थीटा एंगल से बैंकिंग हुआ है इसमें। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर होगा। वेट mg जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और गाड़ियां भरे ही यहाँ पर, रोड बैंकिंग है तो बाहर का अपर पोर्शन, ये आउटर पोर्शन थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी गाड़ियां जब चलेंगी, व्हीकल्स जब मूव करेंगे, तो वो सर्कुलर टर्निंग लेते समय वो उनका प्लेन हॉरिजॉन्टल ही ना होगा, प्लेन से वो हॉरिजॉन्टल से नीचे या ऊपर आएंगे नहीं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जब हम देखेंगे सेंटर, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी उसी प्लेन में होगा।
ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, AC इज इक्वल टू V² अपॉन R। अब हम लोग करेंगे क्या, सारे फोर्स F इज इक्वल टू M, सारे फोर्सेस कंपोनेंट लेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे और एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट लेंगे। F इज इक्वल टू MA, यहाँ पर देख लेंगे दो डायरेक्शन में दो सिचुएशन कर सकते हैं, एक V² R के लॉन्ग ले लें, मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लॉन्ग ले लेंगे, और एक कंपोनेंट यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में ले लें, एक सिचुएशन। दूसरे सिचुएशन में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के लॉन्ग भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो सबसे अच्छा यही ले लेते हैं हम, एक वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट यहाँ ले लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ देते हैं। अब हम F इज इक्वल टू MA अलॉन्ग चल रहा है, अलॉन्ग AC सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के अलॉन्ग चल रहा है। यह 90 डिग्री एंगल है, क्लियर दिख रहा है, यह भी 90 डिग्री है, वर्टिकली डाउनवार्ड है, ये वर्टिकली अपवार्ड है। यह एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दिख रहा है। और जब यह 90 माइनस थीटा है तो यह थीटा होगा, क्योंकि ये यही है कॉन्टैक्ट सरफेस, ये जो नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो क्लियर है कि ये थीटा होगा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये थीटा हो गया, और यह थीटा हो गया तो यह कितना एंगल हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो हम लोग F इज इक्वल टू MA, तो mg का कंपोनेंट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के अलॉन्ग लेंगे तो ये तो 0 दिख रहा है, 90 डिग्री है, खत्म हो गया। mg cos 90 डिग्री छोड़ देते हैं, cos 90 0। नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट इधर के ले लेंगे तो n cos 90 माइनस थीटा यानी n sin थीटा यहाँ पर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। और यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है भी, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसका सेंटर की ओर कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर उसका कंपोनेंट 0 होगा, तो सीधे MAC मिल जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन V² अपॉन R। एक इक्वेशन लिख दिए। अब क्या करेंगे, दूसरा कंपोनेंट हम ले सकते हैं जो दोनों को यूज कर सकते हैं एक साथ, वह इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वर्टिकली अपवार्ड ले लेते हैं। F इज इक्वल टू MA वर्टिकली अपवार्ड, तो वर्टिकली अपवार्ड के सिचुएशन में n का कंपोनेंट इधर की ओर लेंगे तो n cos थीटा, mg का कंपोनेंट ऊपर की ओर माइनस mg इज इक्वल टू, दो ही फोर्सेस हैं, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ऊपर की ओर, एंगल 90 डिग्री दिख ही रहा है यहाँ पर, यह एंगल 90 डिग्री, तो m इंटू V² बाई R cos 90 0 हो जाएगा, लेकिन लिख दिए यहाँ पर cos 90 0। तो हो गया यहाँ पर, ये n cos थीटा इज इक्वल टू mg आ गया, इसको देते हैं इक्वेशन हम सेकंड। अब क्या करेंगे, हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन का तो रोल है ही नहीं, ना उसको फाइंड करना है ना उसका रोल है कोई, तो नॉर्मल रिएक्शन को ख़त्म कर देंगे, यानी फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग 1/2, तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा दिख ही रहा है, n कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू mv² बाई R अपॉन mg, तो m खत्म हो जाएगा, n खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और m से m भी कैंसिल होगा, v² बाई इधर rg बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू v² बाई rg हो गया। यही हो गया थीटा एंगल, इससे फाइंड कर सकते हैं, हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V² अपॉन RG। इतने ही एंगल से रोड बैंड रहता है। इंजीनियर लोग इसको ध्यान रख के कि यहाँ पर स्पीड कितना हो सकता है एरिया के हिसाब से, और रेडियस कितना हो रहा है वो मेजर करके, जी का वैल्यू तो बताएंगे 9.8, तो उसको पुट करके थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करके और उतना ही एंगल से रोड को बैंकिंग करा देते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, बिना फ्रिक्शन के। अब सेकंड केस में चल रहे हैं, जब फ्रिक्शन की सहायता से गाड़ियाँ बनती हैं, यानी उसमें बैंकिंग नहीं होता है, सर्कुलर टर्निंग
विदाउट बैंकिंग ऑफ रोड, विदाउट बैंकिंग ऑफ रोड। और विथ फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन ये केस सेकंड में चल रहा है। अब विद ये फ्रिक्शन के साथ बिना बैंकिंग के कैसे होगा, इसके लिए होता क्या है कि ये रोड जो सर्कुलर है, तो गाड़ियां जब चलती हैं आगे की ओर यहाँ पर ऐसे, ड्राइवर क्या करते हैं, व्हील को मोड़ देते हैं स्टीयरिंग घुमा के। तो व्हील जब मुड़ जाएगा यहाँ पर, तो इस सिचुएशन में इसका व्हील का स्पीड जो है, मतलब गाड़ियों का जो वेलोसिटी है, यानी व्हील के पास जो वेलोसिटी है वो तो ड्रॉन टेंजेंट के अलोंग है, और व्हील जो है वो मुड़ गया इधर की ओर, अंदर की ओर स्टीयरिंग घुमा दिया गया, और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर है। तो क्लियर दिख रहा है ये कि यह व्हील तो रोल करेगा जब भी, तो इसी डायरेक्शन में ना रोल कर सकता है, इस डायरेक्शन में तो रोल करेगा नहीं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो ये रोल नहीं कर सकता क्योंकि इसको मोड़ दिया गया इधर की ओर। तो इस सिचुएशन में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से या इनर्शिया प्रॉपर्टी से यह व्हील तो इधर जाना जाएगा ना वेलोसिटी के कारण। तो जब इधर स्लिप करेगा, बाहर की ओर मूव करेगा, स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, अंदर की ओर। स्लिप करने की कोशिश करेगा या स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, अंदर की ओर। और वही फ्रिक्शन जो लगता है अंदर की ओर, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाता है टेंजेंट के, और वो चला जाता है कहाँ की ओर, सेंटर की ओर। तो यहाँ पर फिगर जो यहाँ जो बनाए हैं इसे क्लियर नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, सेंटर की ओर। तो यहाँ पर देखें सेंटर की ओर, चाहे यहाँ पर देखें तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो। तो हम लोग इस सिचुएशन में बिना बैंकिंग के भी गाड़ियों को सर्कुलर टर्न, गाड़ियों में सर्कुलर टर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन की सहायता से। तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कौन देगा, फ्रिक्शन देगा, क्योंकि देख लेते हैं फिगर, अब फ्री डायग्राम बनाए। ये हॉरिजॉन्टल रोड हो गया, गाड़ियों का वेट mg कहाँ की ओर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ की ओर होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन चाहिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, AC इज इक्वल टू v²/r। अब क्लियर दिख रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी सेंटर की ओर 0, mg का कंपोनेंट भी 0, तो वही फ्रिक्शन जो लगेगा सेंटर की ओर, वही फ्रिक्शन यहाँ पर इसेंशियल सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है ये n और mg का कंपोनेंट 0 हो गया, तो f इज इक्वल टू ma करेंगे तो सीधे f इज इक्वल टू लिख देते हैं m इंटू v²/r, cos 0 डिग्री मतलब v²/r, उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो f इज इक्वल टू mv²/r आ गया फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन f इज इक्वल टू म्यू इंटू n होता है यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब यहाँ पर f जो है म्यू n की इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की केस में देखें तो f इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू s इंटू n। किसके लिए, ये सेफ टर्निंग के लिए, मतलब गाड़ियाँ स्लिप नहीं करेंगे बाहर की ओर, इसके लिए फ्रिक्शन का वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगा कि ये म्यू s n से कम वहाँ पर फ्रिक्शन रहे या उसके लगभग हो। हालांकि उससे अधिक फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि अधिक उससे अधिक स्पीड, फ्रिक्शन जो
म्यू एस एन के इक्वल या उससे कम जब रहेगा तो उस सिचुएशन में जितना स्पीड मिल सकता है सेंटर की ओर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जितना मिल सकता है, उससे ज़्यादा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हम यदि फाइंड करने की कोशिश करें या स्पीड को मतलब वहाँ बढ़ाने की कोशिश करें, तो उस सिचुएशन में गाड़ियाँ क्या होगी, बाहर की ओर स्लिप कर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो इससे अधिक बढ़ नहीं सकता। तो सेफ टर्निंग के लिए यहाँ पर एफ इज लेस देन म्यू एस एन होगा यहाँ पर, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, तो एफ एस लिख सकते हैं यहाँ पर एफ एस। यहाँ म्यू एस इंटू एन, एन का वैल्यू तो क्लियर दिख रहा है कि वेट एम जी के इक्वल होगा। एफ इज इक्वल टू एम ए का कॉम्पोनेंट यदि एन के लॉन्ग फाइंड करें तो एन के लॉन्ग कॉम्पोनेंट एन हो जाएगा, एम जी का भी एन के लॉन्ग कॉम्पोनेंट माइनस एम जी, इसका कॉम्पोनेंट 0 इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का 90 डिग्री एंगल है तो एम ए में, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, तो एन इज इक्वल टू एम जी। ये ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट एन इज इक्वल टू एम जी लेना चाहिए जहाँ पर कोई ऑब्लिक फोर्स नहीं हो तब, या प्लेन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं हो तब। तो यहाँ पर एफ एस इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन के जगह पर लिख देंगे एम जी। ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इन इक्वलिटी से देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एम जी होगा, एम कैंसिल होगा तो वी स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू आर जी, तो वी इज लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। यानी स्पीड को अंडर रूट म्यू आर जी से हरदम क्या रखेंगे, कम रखेंगे या उसके इक्वल तक कर सकते हैं। उससे स्पीड को यदि इंक्रीज करेंगे तो गाड़ियाँ बाहर की ओर स्लिप कर जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग तीसरे सिचुएशन में देख रहे हैं केस थर्ड में। ये केस थर्ड जो है ये विथ फ्रिक्शन भी होगा और बैंकिंग ऑफ रोड भी होगा, दोनों होगा। सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड केस थर्ड में विथ फ्रिक्शन। यहाँ पर चलो इस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड में ये सीधे हम फ्रीबर्ड डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ये वेट mg जो होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड होगा गाड़ियों पर। अब यहाँ पर गाड़ियाँ जब मुड़ेगी, पहले समझा देते हैं इस पर तब बना लेते हैं। ऐसी गाड़ियाँ सर्कुलर टर्न जब लेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आया था बिना फ्रिक्शन की फर्स्ट केस में देखे थे सर्कुलर टर्निंग विदाउट फ्रिक्शन, तो उसमें बैंकिंग ऑफ रोड था। उसमें ये हम लोग देखे थे कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आया था, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इससे v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर जी tan थीटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। अब इसमें ध्यान ये रखना है, यदि हम स्पीड को अंडर रूट आर जी tan थीटा नहीं रख रहे हैं, स्पीड को उससे इंक्रीज कर देते हैं या स्पीड को उससे डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पर स्पीड यदि इससे हम इंक्रीज कर दिए तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन का रोल होगा। स्पीड डिक्रीज भी कर रहे हैं तब भी होगा, लेकिन कैसे होगा यहाँ पर फ्रिक्शन ये देखते हैं। ये थीटा एंगल से रोड बैंड है। जब स्पीड v को इंक्रीज करेंगे तो यह भी इंक्रीज होगा, तभी ना इक्वल होगा। तो यह इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। तो g तो कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, रोड को जितने एंगल से
रोड में बैंकिंग किया गया उतना ही होगा, लेकिन यह रेडियस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जब सर्कुलर टर्निंग होगा तो आउटर जो पोर्शन है उसका रेडियस ज़्यादा होगा, इनर पोर्शन का रेडियस क्या होगा, कम होगा। दिख रहा है। तो जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, होने की कोशिश करेगा। तो रेडियस इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, यानी व्हीकल जब यदि इनर वाले एज के पास चल रहे थे तो वो बाहर की ओर अपने आप स्लाइड करने लगेंगे बाहर की ओर, ताकि रेडियस इंक्रीज हो जाए। तो जब बाहर की ओर व्हीकल स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, अंदर की ओर, यानी फ्रिक्शन इज डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा, फ्रिक्शन इस सिचुएशन में। और जब स्पीड का वैल्यू यहाँ पर कम करेंगे तब क्लियर है कि रेडियस कम होने की कोशिश करेगा। तो रेडियस जब कम होगा तो गाड़ियाँ कहाँ स्लाइड करेंगे, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आउटवर्ड होगा। तो अभी इस सिचुएशन में देखें, ये जब ये v का वैल्यू अंडर आर जी tan थीटा से ग्रेटर है तब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। इसमें दो सिचुएशन बनेगा। ये सब केस में, सब केस ए में लिख रहा है व्हेन v इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो इस सिचुएशन में फ्रिक्शन कहाँ होगा, अंदर की ओर दिख रहा है। और सेंटर जो होगा इसका वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा ही, इधर सेंटर इधर होगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर हो गया। फ्रिक्शन जो होगा, अब इसको मिटा देते हैं, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम होगा। फ्रिक्शन को दिखाएंगे, सारे को एक ही पॉइंट से सारे फोर्सेस को दिखाते हैं। तो फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब एंगल देखें तो यह एंगल 90 डिग्री होगा ही, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन, या 90 डिग्री होगा ही, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। या एंगल थीटा होगा तो ये क्लियर दिख रहा है कि 90 माइनस थीटा होगा। नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा होगा ये एंगल, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो यह एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और यह एंगल जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। दिख रहा है सर। अब चलते हैं हम लोग F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ध्यान रखना F इज इक्वल टू में किस डायरेक्शन में। एक बार हम लोग यदि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसमें दिक्कत ये होगा कि n का भी कंपोनेंट मिल जाएगा, f का भी मिल जाएगा। तो f इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन लिखेंगे तो फिर दोनों उसमें आ जाएगा, और ऐसे दोनों इक्वेशन में आएगा। मतलब वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट लेंगे तब भी n का वैल्यू आएगा, f भी आएगा। तो स्टेप्स उसमें बढ़ जाएंगे। n और f को अलग अलग फाइंड करके इक्वेशन को सॉल्व करके तब फिर f इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन लिखना पड़ेगा और वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें f और n दोनों का रोल हो, और f और n के अलोंग ही पॉसिबल हो तो कंपोनेंट्स लेना चाहिए। तो यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा है, f और n म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो एक बार f के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो उसमें n नहीं रहेगा, और एक बार n के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो उसमें f नहीं रहेगा। तो दोनों का इंडिपेंडेंट वैल्यू मिलेगा, और जिसे f इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन में अप्लाई कर देंगे सेफ टर्निंग के लिए। ठीक है, अब इसी में पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम f इज इक्वल टू एम ए अलॉन्ग n चल रहा है, n के अलॉन्ग। तो f का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर। mg का कंपोनेंट यहाँ पर दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा। पहले n का कंपोनेंट n लिख देते हैं,
एम जी का कॉम्पोनेंट 90 डिग्री या प्लस 90 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, तो माइनस एम जी कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस एम जी कॉस थीटा हो गया। और इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, इसका कॉम्पोनेंट कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब चल रहे हैं यही F इज इक्वल टू एम में, ये किसके अलाउंग, फ्रिक्शन के अलाउंग, तो फ्रिक्शन के अलाउंग डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वेशन को। इसमें एम जी का कॉम्पोनेंट एम जी कॉस 90 माइनस थीटा यानी एम जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये एक बार n के लॉन्ग कॉम्पोनेंट लिए, एक बार f के लॉन्ग ले रहा है, तो f का कॉम्पोनेंट अपना f हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट लेंगे मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर का कॉम्पोनेंट इधर की ओर कॉस थीटा, इसको लिखते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम इसमें से, हालांकि फर्स्ट इक्वेशन को वहीं पर सॉल्व कर ले थोड़ा सा तो और जल्दी हो जाएगा। क्या करें, n का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर लें, तब सेकंड को लिखा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और सेकेंड इक्वेशन जो लिखे थे f प्लस एम जी साइन थीटा, f प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, तो इससे f इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर इसको इक्वेशन देते हैं सेकंड, और ये सेफ टर्निंग के लिए, टर्निंग सेफ हो यानी गाड़ियाँ स्लाइड नहीं करें, ये इसके लिए ज़रूरी है कि फ्रिक्शन जो होना चाहिए वह स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, जिसका वैल्यू म्यूएस एल से कम होगा या उसके इक्वल हो, ऐसे ही करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट ये है, ये नहीं फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकेंड से n और f के वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, n और f के वैल्यूज को पुट कर देंगे और उससे मिल जाएगा स्पीड का लिमिट। इसके लिए हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं पूरा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब चलते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों से देखेंगे, यानी 1, 2 से वैल्यू को पुट करेंगे, तो f की जगह पर यही वैल्यू पुट करेंगे, f की जगह पर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, या लेस देन इज इक्वल टू म्यूवेस इंटू एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर, तो एन का वैल्यू वहाँ पर मिटाना नहीं चाहिए था, लिख देना चाहिए था साइड में, लेकिन ये ध्यान आ रहा है यहाँ पर कि ये कॉस थीटा जो आया था इसमें, उसमें साइन थीटा आ जाएगा और साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा आएगा, और ये पॉजिटिव था इसमें, तो म्यूवेस इंटू एन की जगह पर यही लिख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, पॉजिटिव उसमें आया था, चूँकि एम जी का कॉम्पोनेंट नेगेटिव आया था, उससे दूसरे साइड भेजे थे तो पॉजिटिव हो गया।
तो ये जो है वैल्यू, अब इसमें से v वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, पहले तो m कैंसिल हो जाएगा सब में से कॉमन लेके, और v वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे इसमें, स्पीड वाले टर्म को। तो स्पीड वाले टर्म को एक तरफ कर रहे हैं, v स्क्वायर बाई आर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, v स्क्वायर बाई आर यहाँ भी है और यहाँ भी v स्क्वायर बाई आर है, इसको भी इधर लाते हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है कि v स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा माइनस यहाँ बचेगा म्यू एस साइन थीटा। m तो खत्म ही हो गया कॉमन लेके, m तो सब में है, कॉमन लेके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, v स्क्वायर बाई आर कॉमन, तो साइन थीटा बचेगा, म्यू एस बचेगा। लिखते हैं इज लेस देन इज इक्वल टू, राइट साइड इसको ले जाएंगे तो g साइन थीटा है, यहाँ भी g के फॉर्म में है तो g को कॉमन ले लेते हैं, तो क्यों, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस इसमें क्या बचेगा म्यू एस कॉस थीटा। यहाँ पर तो इससे हम भी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इज लेस देन इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, और नीचे ये कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये v का वैल्यू होगी। तो हम यदि v स्क्वायर का वैल्यू, तो v वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1/2 पावर कर देते हैं, बड़ा दिख रहा है, 1/2 पावर में हो गया। यहीं स्पीड का जो लिमिट है, यानी v का वैल्यू हरदम इससे कम या इसके इक्वल तक रख सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड यही होगा। अब इसको लिखने का एक और वे है कि यदि हम कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो और थोड़ा सा आसान दिखाई देगा। वो कैसे, हाँ, देखने में एक्सप्रेशन थोड़ा इजी दिखाई देगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो v जो होगा वह लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा। इसमें कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस होगा यहाँ पर ऊपर, और नीचे क्या होगा, नीचे कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस म्यू एस साइन बाई कोस tan हो जाएगा। तो यह v का वैल्यू इससे पावर 1/2 हो गया। v का वैल्यू इससे कम या इतना तक रख सकते हैं, गाड़ियाँ सर्कुलर टर्न सेफली सर्कुलर टर्न ले सकती है, मैक्सिमम स्पीड इतना ही रख सकते हैं। अब एक चीज़ और है, इसको हम चाहे ओमेगा के फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा यूज करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा को इधर छोड़ देते हैं, r को इस साइड ले जाएंगे तो 1/r आई इंटू दिस मच होगा। तो एक r से यहाँ पर रूट r है, रूट r से r यहाँ पर रूट r कैंसिल होगा, रूट r नीचे बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर ऊपर बच जाएगा g और नीचे हो जाएगा r, ये स्क्वायर रूट में यहाँ पर tan थीटा प्लस म्यू एस बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। पावर 1/2 रहेगा। यहीं ओमेगा का वैल्यू रख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू या तो इससे कम रहेगा या इसके इक्वल हो सकता है, इससे बड़ा वैल्यू ओमेगा का नहीं हो सकता है ये सर्कुलर टर्निंग के समय सेफ टर्न लेने के लिए। यह एक सिचुएशन होगा। अब चलते हैं हम लोग जब सबके सेकंड में चल रहे हैं, जब गाड़ियां जो हैं वो
√RG tan थीटा से कम स्पीड से चले तो क्या होगा। इसके लिए हम मिटा रहे हैं और इसके लिए पूरा करना नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन। यहाँ पर देखते हैं, हम बताए थे ऐसे हो पाएगा आराम से। ये दूसरी सिचुएशन में ये चल रहा है, इसमें व्हेन भी जो है वो लेस देन हो जाए √RG tan थीटा से। √RG tan थीटा से जब ये छोटा हो, स्पीड का वैल्यू कम हो जाए तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन में क्लियर है कि जब भी कम होगा तो आर भी कम होना चाहेगा। आर कम होना चाहेगा तो ये जी यहाँ पर ये जो सर्कुलर टर्निंग है इसमें आउटर पोर्शन का रेडियस ज़्यादा और इनर का कम होगा, तो गाड़ियाँ बाहर से कहाँ आएंगी, इनर एज की तरफ आएंगी, स्लाइड करेंगे, तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर। क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन इधर नहीं होके फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा, यही फ्रिक्शन होगा। बाकी सारा सिचुएशन सेम होगा, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी वैसे ही चेंज होके आ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ जानिए, उस समय स्पीड कम हो रहा है, तो स्पीड कम हो रहा है, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस ऐड होगा तो ऊपर ऐड होगा तो वैल्यू सबसे अधिक बढ़ता है। मतलब हम इसी पर एक्सप्रेशन पर समझा देते हैं, वही वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करेंगे। ये जब भी हम किसी कोई यहाँ पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं। न्यूमरेटर को इंक्रीज, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम है इसलिए ये वैल्यू न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा और डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। यहाँ पर मिनिमम के लिए माइनस करना भी पड़ा, यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये इस सिचुएशन में मिनिमम क्या होगा ये फाइंड करना है स्पीड को। तो भी मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर घट जाएगा। तो न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर अधिक करेंगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये सबसे कम यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे, बस वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। जो वैल्यू मिल जाएगा इस सिचुएशन में वही वैल्यू मिल जाएगा, सेम वैल्यू मिल जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे जो पहले ये फाइंड किए थे वैल्यू, इससे अधिक यदि स्पीड हो रहा है तो गाड़ियाँ स्लाइड करेंगी, डेफिनेटली स्लाइड करेंगी। और जो दूसरा वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस करके, उससे कम स्पीड होगा तो गाड़ियाँ नीचे की ओर स्लाइड करेंगी और वो आउटर स्लाइड करेगी जब स्पीड बढ़ेगा इससे अधिक। तो इस सिचुएशन में सीधे v इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देंगे आप। कितना होना चाहिए, यहाँ पर RG tan थीटा माइनस μs और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस μs tan थीटा और पावर क्या होगा 1/2 हो गया, पावर 1/2 when v इज लेस देन √RG tan थीटा। यही हो जाएगा स्पीड का वैल्यू यहाँ पर। इससे स्पीड हरदम अधिक होना चाहिए। और ओमेगा का वैल्यू भी देखें तो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ही लिख देंगे G/R। सेम सिचुएशन है, tan थीटा प्लस μs माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस μs और बाई 1 प्लस μs tan थीटा। और 1/2 है, क्लियर है। सॉरी ये G/R भी इसी में है, स्क्वायर रूट के अंदर है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रॉब्लम पर, ऐसा जो भी प्रॉब्लम मिले, अप्रोच करने के लिए एक फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो सारे फॉर्मूला ध्यान आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थ्योरी या न्यूमेरिकल के साथ, अभी तो प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।